Hello students, my name is रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हमारा पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है। और पिछले भाग में हमने बात की थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, जिसमें हमने 5 लॉज पढ़े थे, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगाड्रोस लॉ और गे-लुसाक लॉ। ये हमने 5 लॉ पढ़े थे, है ना। और समझे थी कि किस तरीके से लॉ ये कहते हैं। ठीक, आज हम उससे आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो पिछले भाग में हमने 5 लॉस के बारे में पढ़ा था। आज हमें अपना अगला जो है टॉपिक को स्टार्ट करना है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है? डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी 1808 में। डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी मैटर के बारे में, है ना, क्योंकि बेसिकली हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, मैटर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। और डाल्टन ने मैटर की थ्योरी दी थी, मैटर से रिलेटेड क्या क्या बातें बताई थी। सबसे पहले बात डाल्टन ने बोला है कि जो मैटर है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। मैटर कंसिस्ट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल एटम। ठीक है, कि जो मैटर है उसमें क्या होते हैं बच्चों? इंडिविजुअल एटम होते हैं। मैटर में क्या होते हैं बच्चों? इंडिविजुअल एटम्स होते हैं। सारे के सारे एटम्स जो होते हैं, सारे के सारे एटम्स, है ना, ऑल द एटम्स, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, ऑफ अ गिवन एलिमेंट, ठीक है, हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, है ना। उनमें क्या होती है बच्चों? आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें कि आपका आइडेंटिकल मास हो गया। ठीक है ना। तो अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे तो उसमें उनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है ना। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। ठीक है ना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, डिफर इन मास, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि सोडियम है, एक Na है, एक मैग्नीशियम है, तो सोडियम के जितने एटम्स होंगे सबके एटम का जो मास होगा सेम होगा, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी सेम होगी। लेकिन अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें तो दोनों डिफरेंट एटम हो गए, तो इन दोनों डिफरेंट एटम का मास भी डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। तो ये बात ये बोलना चाह रहे थे। तो दो बातें आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी, है ना। थर्ड आपके पास जिन्होंने बोला था कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स आपके कंपाउंड्स कब बनते हैं? जब एटम्स आपके कंबाइन होते हैं और वो फिक्स रेशियो में होंगे। ठीक है ना। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन व्हेन एटम्स ऑफ atoms of different element, atoms of different elements, compounds are formed when atoms of different element combine in a fixed ratio, combine in a fixed ratio। ठीक है, कि जो कंपाउंड्स होते हैं आपके कब बनेंगे? जब एटम्स क्या करेंगे? फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, है ना। ये आपने लॉस में भी देखा था कि जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन करते हैं आप? जैसे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो H2O बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, है ना, वाटर बनाते हैं। और हमें पता है ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों? 16, और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन लेंगे हम 2 होगा, है ना। इस तरीके से आप 2 हाइड्रोजन लेंगे, 2 ऑक्सीजन लेंगे, तब जाके एक वाटर आपके पास बनता है ना। तो कितना रेशियो आएगा बच्चों इसका? अगर हम इसको करें, कितना रेशियो आता है आपके पास? आप इसको करेंगे, है ना, तो किस तरीके से होगा आपके पास?
2 1 जा 2, 2 16 जा 32, है ना, 2 16 जा 32। यानी एक फिक्स रेशियो में, है ना, फिक्स रेशियो में क्या होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं। अगर हम इसको लेके चले तो, अगर हम बेसिकली इसको लेके चले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास 2 हाइड्रोजन है ना, 2:2 ऑक्सीजन कितना 16 हो गया, तो 1:8 का आ रहा है आपके पास रेशियो, है ना, 1:8 का रेशियो आ रहा है आपके पास, इस तरीके से आ रहा है ना। तो इसी रेशियो में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। अगर आप यहाँ पे बढ़ा दे, O2 कर दे, तो इधर भी आपके पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, तो हम बैलेंस कर सकते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, आपके पास कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि अमोनिया है ना, जैसे अमोनिया है NH3 अमोनिया, तो अमोनिया हमेशा 14:3 के रेशियो में बनता है ना। तो उसने यही बोला कि एटम्स, आपके डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम फिक्स रेशियो में कंबाइन होके क्या बनाते हैं बच्चों, कंपाउंड बनाते हैं, है ना। फिफ्थ बात है आपकी, जो अगली बात है डाल्टन की थ्योरी की, कि जो रिएक्शंस होती हैं इन्वॉल्विंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, वहां पे ना ही कोई क्रिएशन होता है, ना ही कोई डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे है वैसे ही रहता है ना। फोर्थ आपका जो पोस्टुलेट दिया था डाल्टन ने, वो क्या बोला था कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व reorganization of atoms, है ना। They are neither created nor destroyed, they are neither created nor destroyed, है ना, ना ही उन्हें क्रिएट किया जाता है, ना ही उनको क्या किया जाता है बच्चों, डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें डाल्टन ने अपने लॉ में बताई थी, जो डाल्टन ने अपना लॉ दिया था, पोस्टुलेट दिए थे, तो ये 3-4 बातें डाल्टन ने अपने उसमें बताई थी, ठीक है ना। तो डाल्टन थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया, सारे के सारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करा, है ना। सबको इन्होंने क्या करा बच्चों, सबके सारे के सारे लॉ को इन्होंने एक्सप्लेन करा। बट ये एक बात को गैसियस वॉल्यूम के बारे में नहीं बता पाए, जो गे-लुसाक लॉ था ना, देखो अगर आप देखो तो सारे लॉ इन्होंने बता दिए, है ना। एटम्स क्या करते हैं, फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, लॉ ऑफ क्या था आपके पास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना। मैटर में क्या इंडिविजुअल एटम्स होते हैं, और जितने भी एटम्स है सेम एलिमेंट के, उनके पास सेम प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है ना। अगली बार हमने बात करा कि मास नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ, है ना, आपके पास वो लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड, वो भी आपने देखा यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ। तो सारे के सारे लॉ डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बताए, सिवाय एक गैसेस लॉ के बारे में वो नहीं कर पाए, है ना। इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स, जो कि बाद में अदर साइंटिस्ट ने उसका जवाब दिया, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि डाल्टन की ये थ्योरी क्या थी। तो जिस चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो बेसिक कंसेप्ट जो आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं, उन्हीं के बारे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरीके से समझ रहे हैं। आई बात समझ में आपको। अगला पार्ट हम चलेंगे एटॉमिक मास को लेके, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास या फिर मास ऑफ एटम, वो बहुत ही क्या है, बहुत ही छोटा है। अगर आप एक एटम ले तो एक एटम बहुत छोटा है, एक एटम बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। तो जब वो इतना छोटा है तो उसका जो एक्चुअली जो मास होगा वो भी बहुत छोटा होगा, है ना। तो आज के डेट में हमारे पास काफी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स है, जैसे कि आपके पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, जो क्या करती है, फेयरली एक्यूरेटली किसी का भी एटॉमिक मास बता सकती है। लेकिन 19th सेंचुरी के आसपास साइंटिस्ट आपका एक
एटम का मास को नहीं बता पाए थे, है ना, मास ऑफ वन एटम उन्होंने क्या किया था, वो नहीं लगा पा रहे थे। तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि दे डिटरमाइन द मास ऑफ वन एटम रिलेटिव टू अनदर बाय एक्सपेरिमेंटल मींस। उन्होंने क्या करा कि एक को सहारा मान के दूसरे का एटॉमिक मास निकाला, है ना, और जो कि उन्होंने बाद में मेंशन किया। तो हाइड्रोजन जैसे कि सबसे लाइटेस्ट एटम बोला जाता है, हाइड्रोजन क्या है बच्चों, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट बताया जाता है, जिसका मास क्या है, 1 ग्राम है ना, एक है, एक बोलते हैं उसको बिना यूनिट्स के। तो जो अदर एलिमेंट थे उनको उनके जो मास है असाइन किए गए रिलेटिव टू हाइड्रोजन के। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिस्टम में जो आपके पास एटॉमिक मास है वो किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, 1 कार्बन 12 एटम के ऊपर। जो कार्बन का 12 है, कार्बन का जो 12 आपने आइसोटोप्स पढ़े हैं क्लास 9th में, तो कार्बन 12 है जो इसका जो स्टैंडर्ड मास है उससे रिलेटेड हम बताते हैं, है ना। तो अभी प्रेजेंट सिस्टम में एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 एज स्टैंडर्ड एंड हैज बीन एग्रीड, कब किया था, 1961 में। तो कार्बन का जो 12 है ये एक आइसोटोप है कार्बन का, और इसको आप इस तरीके से लिखते हैं 6C12, है ना। आइसोटोप आप ऐसे लिखा जाता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि ऊपर वाले पार्ट को हम क्या लिखते हैं बच्चों, मास नंबर, और नीचे वाले पार्ट को क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। एक तो आपके पास मास नंबर हो गया, एक आपके पास क्या हो गया बच्चों, एटॉमिक नंबर हो गया, है ना। तो इस सिस्टम में जो 6C12 है ना, उसको हम क्या असाइन करते हैं, मास असाइन करते हैं एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास। क्या करते हैं बच्चों, ये जो आपके पास C12 है, C12 इज असाइंड अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट, है ना। और जो मास है आपके अदर एटम्स के, वो इसके रिलेटिव में हम निकालते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है, अगर बोला जाए 1 एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट, है ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट है क्या, तो 1 एटॉमिक मास है एज अ मास exactly equal to ठीक है, equal to 1/12 of the mass of 1/12 of the mass of 1 carbon of 1 C12 एटम, है ना। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट बच्चों क्या है, मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन 12 का एटम का जो मास है उसका 1/12 जो मास होगा उसे हम 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, है ना। तो 1 AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU क्या होता है बच्चों, 1 AMU क्या है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। कितना है, 24 ग्राम है, ठीक है ना, ये 1 AMU। अब हमें मास ऑफ, अगर आप मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन देखें, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन के एटम का मास वो कितना है बच्चों, 1.67, ठीक है ना, 36 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना, इतना है। तो अगर हम AMU की टर्म्स में देखें, AMU की टर्म्स में कितना आ जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर AMU की टर्म्स में देखें, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ H एटम का मास इन टर्म्स ऑफ AMU, है ना। AMU की टर्म्स में जो मास है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, ये बेसिकली आपके पास 1.0080 AMU आता है। कितना आता है, 80 AMU,
सिमिलरली आपका अगर आप ऑक्सीजन का मास निकाले, है ना, ऑक्सीजन का मास, तो वो कितना आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो एएमयू है बच्चों, उसको अब रिप्लेस कर दिएगा यू से, यूनिफाइड मास। आजकल एएमयू को हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। यू का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। यू का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनिफाइड मास। आजकल हम एएमयू यूज नहीं करते हैं, आजकल हम क्या करते हैं, एएम यूनिफाइड मास का इस्तेमाल करते हैं। तो इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि एएमयू का क्या मतलब है, यू का क्या मतलब है ना। इसे एक बार आप देख लें हमने क्या क्या करा, और आप नोट कर सकते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को। चलिए, तो आपने एटॉमिक मास के बारे में समझा। तो अब अगला हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, कि बहुत सारे आपके जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा आइसोटोप्स में मिलते हैं हमें। जैसे जो क्लोरीन है ना, हमें आपने आइसोटोप के बारे में पढ़ा, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका मास नंबर 35 होता है। लेकिन नेचर में सिर्फ यही एक आइसोटोप नहीं है, आपके पास एक और है 17Cl35, ये भी है आपके पास। तो अब आप कौन सा 17Cl37, तो अब आप कौन सा एटॉमिक मास लेंगे, आप 35 लेंगे, 37 लेंगे, कौन सा लेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। क्या करते हैं हम, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं इनका, है ना। उसको आप क्या कहते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी आपके पास एवरेज एटॉमिक मास आता है वो इसका मास बन जाता है। लेकिन जैसे कि जो क्लोरीन है आपके पास, क्लोरीन, इनका जो एवरेज, ये जो ये है आपके पास क्लोरीन, ये नेचर में ना रेशो में मिलते हैं। रेशो में क्या मिलते हैं, रेशो में मिलते हैं। कि अगर ये आपके पास 75% है, तो ये वाला आपके पास कितना मिलेगा, आपके पास 25% आपको मिलेगा, है ना। एक 75 मिलेगा, एक 25 मिलेगा। 75 का मतलब कितना हो गया बच्चों, 3/4, है ना। और 25% का मतलब 1/4 हो गया, है ना, 1/4 हो गया। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको क्या मिलता है, एवरेज एटॉमिक मास। इसका क्या होता है, इजिली आपको मिल जाता है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास ये जो आइसोटोप्स है, ये नेचर में 75% मिलता है, ये 25% मिलता है। 75% का 3/4 हो गया ये वन, और 25% मतलब 1/4 हो गया, है ना। अब कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, भाई इसका कितना 35 है, तो 35 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 3/4, है ना, प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 1/4, है ना। तो 35 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 35 इंटू 3, तो 3 5 15, है ना, 3 5 15 ओवर 1, 3 से 9 ओवर 10, 105 डिवाइडेड बाय 4 हुआ, और ये कितना हुआ, 37 डिवाइडेड बाय 4 हुआ। तो 105 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, 105 को अगर आप 4 से डिवाइड करो, ये 26.25 बनेगा। और 37 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 9.25 बनेगा, 9.25। अब इन्हें ऐड कर लो, आप ऐड करोगे आपके पास 5 और 5 10, है ना, 2 2 4 1 5, ठीक है, 9 6 15 का 5 कैरी 1, 35.5। तो जो क्लोरीन का आपने मास लेना है, एटॉमिक मास, वो आपने कितना लेना है, वो आपने लेना है 35.5। आप अक्सर देखोगे क्लोरीन का मास हम कितना लेते हैं, 35.5 लेते हैं। इसी को हम बच्चों क्या कहते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं, है ना। एवरेज, ऐसे ही आपका क्या निकाला जाता है, एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। तो आप हर एक तरीके का एवरेज एटॉमिक मास क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी आपने क्लास 9th वगैरह में सीखा है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास है। उसके बाद आता है बच्चों आपके पास मॉलिक्यूलर मास।
मॉलिक्यूलर मास, है ना। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ इंडिविजुअल एटम, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ इंडिविजुअल एटम, ठीक है, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ इंडिविजुअल एटम, ये आपका क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास है ना। सपोज जैसे मेरे पास है CH4, इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब मुझे पता है कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। तो बस इसमें आप रख दीजिए 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, है ना। तो 12 प्लस 1 4 जा 4, कितना आ गया बच्चों, 16 आपके पास आ गया, 16U, U मतलब यूनिफाइड मास। तो इसको बोलते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर मास, है ना। क्या कहते हैं इसको, मॉलिक्यूलर मास। जब आपको इसी को ग्राम में दिखाना है तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, है ना। इसी को आप क्या बता दो, 16 ग्राम अगर आप बोल दो, है ना। तो ये 16 ग्राम क्या है, ये क्या है, 16 ग्राम, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो 16 ग्राम को हम क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, 16U को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने बात करी आज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास क्या क्या होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस।